बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करने से पहले मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूँ। कुछ लोग अक्सर वीडियोस पे कमेंट करते रहते हैं कि आपने संडेज़ को एक सिलसिला शुरू किया था ट्रैवलिंग वीडियोस डालने का, वो क्यों रोक दिया है। तो मैं बस उनको वजाहत करता चलूँ कि वो सिलसिला हमने रोका नहीं है, बल्कि उसके लिए मैंने एक अलग प्लेटफॉर्म बना लिया है, एक्सप्लोर विद असदुल्ला खान के नाम से। आप यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक पेज पर भी आप एक्सप्लोर विद असदुल्ला खान के नाम से लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसका मैं लिंक जो है वो अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल भी देता हूँ, आपको चैनल मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि मैंने सोचा कि और कुछ लोगों का ये एतराज़ भी था कि आप यहाँ पर करंट अफेयर्स की पर बात कर रहे होते हैं तो ट्रैवलिंग को इस पर क्यों डाल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग चूँकि मेरी बहुत ज़्यादा रहती है और मैं ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि निकल जाऊँ, तो फिर अपनी ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग बहरहाल लाजमी है, वो रहनी चाहिए। इससे आप लर्न करते हैं, इससे आपको एक ब्रेक मिलता है, इससे आप ज़हनी सुकून हासिल करते हैं। टूरिज़म पर वक्त और पैसे दोनों स्पेंड करने चाहिए। तो इसलिए मैंने एक अलग चैनल एक्सप्लोर विद असदुल्ला खान के नाम से बनाया है। उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाकर उस चैनल पर ट्रैवलिंग वीडियोज़ को वहाँ देख लिया कीजिए। अच्छा, दूसरा ये है कि ज़रा आप दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पर मैं इस वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ, कुछ मैंने थंबनेल पे भी लिखा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मलिक अहमद ख़ान साहब खुद फंस गए ऐसा लगता है और दबाव का शिकार दिखाई देते हैं। मलिक अहमद ख़ान साहब ने 26 लोगों को डी सीट करने का रेफरेंस भेज तो दिया और यकीनन वो उन्होंने मरीम नवाज़ की ख्वाहिश पर भेजा होगा। इनकार वो नहीं कर सके होंगे, मरीम नवाज़ को समझा नहीं पाए होंगे कि मरीम साहबा ये हमें नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है अपनी चीफ मिनिस्टर को मना करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, आपको एक दिलेरी चाहिए होती है, कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि मरीम साहबा ये ठीक है, लोगों ने एहतजाज किया, इसके लिए हम इनको मुअत्तल कर देते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं रहेगा कि हम इसको रेफरेंस भेज के DCT कर दें। तो मरीम साहबा ने, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहबा ने कह दिया कि मुझे मलिक साहब ये बंदे नहीं चाहिए यहाँ पर असम्बली के, इनको रेफरेंस भेजें और DCT कराएँ, तो मरीम साहबा के जहन में ये ख्वाहिश उठी होगी। तो मलिक अहमद ख़ान ने उसकी तकमील के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। अब उन पर दबाव आ रहा है और बाहर का दबाव तो छोड़िए, पार्टी के अंदर से दबाव आ रहा है। कल भी टेलीविज़न पर ये खबरें सोर्सेज से चलाई गई हैं कि नून लीग की जो मेन लीडरशिप है वो नाराज़ है इस बात पर कि ये क्या हो रहा है कि देखिए जी DCT कर दिया गया। यानी एहतजाज करने पर DCT करना, ये कैसा फिर प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा अगर ये लोग DCT हो जाते हैं कि फिर कोई असम्बली में ठहर नहीं सकती ऑपोजिशन। फिर कल को नून लीग अगर ऑपोजिशन में आएगी तो फिर उनको भी DCT करने का उनका रेफरेंस यानी एक हवाला बन जाएगा। और अदालतें तो आपको पता है फिर जिसकी हुकूमत होगी उसी की अदालतें हुआ करेंगी। जिस तरह की अदालत बना दी गई है, जिस तरह के इलेक्शन कमीशन बना दिया गया है, फिर तो जिसकी हुकूमत होगी उसके मातहत अदालतें भी होंगी। वो तो फिर कोई किसी को DCT करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो नून लीग के जो संजीदा चंद लोग रह गए हैं इस पार्टी में, उन्होंने इस पर अपनी नापसंदीदगी का इजहार पार्टी के अंदर किया है, पार्टी की लीडरशिप के सामने किया है और कहा है कि ये मलिक अहमद ख़ान साहब ने सही नहीं किया। और अब चूंकि आप देखें ना, कोई किसी से कोई गलत काम हो जाता है तो उस गलत काम को फिर आप ठीक साबित करने के लिए जो दलील देते हैं, जो दलाइल देते हैं, वो और भी भोंडे होते हैं। मसलन मलिक अहमद ख़ान साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि जी अगर गलत बयानी पर वज़ीर आज़म नाअहल हो सकता है तो ईवान को तमाशा बनाने वाले क्यों नहीं। अब ये क्या आर्गूमेंट है, ये क्या दलील है? क्या आप ऑरेंजेस और एप्पल्स को कंपेयर कर रहे हैं कि गलत बयानी पर वज़ीर आज़म नाअहल हो सकता है तो ईवान को तमाशा बनाने वाले क्यों नहीं। अब इसमें मेरे ख्याल में इशारा उनका दो वज़ीर आज़म की तरफ हो सकता है। एक नवाज शरीफ साहब की तरफ, जिनको नाअहल किया गया अदालत की तरफ से। नाअहल इसलिए किया गया, मलिक अहमद ख़ान समझते हैं कि गलत बयानी पर नाअहल कर दिया गया, गलत बयानी के इल्ज़ाम पर। नहीं जनाब, उनको गलत बयानी पर नहीं किया गया नाअहल, उनको असासे छुपाने पर किया गया है। नवाज शरीफ साहब के वो असासे जो उनको डिक्लेयर करने चाहिए थे, वो एसेट्स, वो जॉब्स, वो अपनी चीज़ें जो उनको बतानी चाहिए थी, वो इकामा जो उनको डिक्लेयर करना चाहिए था, वो चूंकि उन्होंने नहीं बताया इसलिए उनको नाअहल किया गया। गलत बयानी पर नहीं, असासे छुपाने पर। और इस गलत बयानी पर में और एक गलत बयानी करना और एक अपने डॉक्यूमेंट्स में गलत बयानी करना, इसमें फ़र्क है। और अगर चलिए मान भी लिया कि गलत बयानी पर भी नवाज शरीफ को नाअहल किया गया है तो ये तो एहतजाज है। गलत बयानी और एहतजाज का आपस में क्या ताल्लुक बनता है? गलत बयानी का मतलब है किसी ने अपनी बीवियां छुपा ली, किसी ने अपने बच्चे छुपा लिए, किसी ने अपने असासे छुपा लिए, किसी ने अपनी नौकरी छुपा ली, किसी ने अपने तनख्वाह छुपा ली। ये होती है गलत बयानी। इस गलत बयानी पर नाअहल किया जाना और एहतजाज के नतीजे में नाअहल किया जाना, इन दोनों में फ़र्क है। कैसे कंपेयर कर रहे हैं? दूसरा इशारा शायद उनका यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ हो सकता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को भी अदालत ने नाअहल किया था।
लेकिन उसमें भी गलत बयानी पर नहीं किया था, अदालत का हुक्म ना मानने पर किया था। अदालत ने कहा था स्विस हुकूमत को खत लिखो, आसिफ जरदारी के खिलाफ खत लिखो स्विस हुकूमत को। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मैं आसिफ जरदारी के खिलाफ खत नहीं लिख सकता, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। तौहीन अदालत लगी उनके ऊपर, और तौहीन अदालत की सज़ा हुई टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट, और अदालत की जो सज़ा हुई उसके नतीजे में वो तौहीन अदालत के नतीजे में नाअहल हो गए। तो ये दोनों ही नाअहलियाँ जो हैं वो एहतजाज के नतीजे में नहीं हुई। तो ये जो एहतजाज का एक प्रेसिडेंट मलिक अहमद ख़ान लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट यहाँ पर लागू नहीं होता। और ये जो दोनों वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया था, दोनों की वजूहात मुख्तलिफ थी। अब वो सही वजूहात थी या गलत थी, वो सही नाअहल किया गया या गलत किया गया, उस पर अलग से बहस हो सकती है। लेकिन उसकी बुनियाद पर अब ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट को या असम्बली को तमाशा बनाने वालों को नाअहल कर दिया जाए। ये एहतजाज है तो तमाम सियासी जमातें पूरे पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, और आइंदा भी शायद ये होगा। और नून लीग अगर अपोजिशन में होगी तो नून लीग भी करेगी, और जब नून लीग इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन में थी तो नून लीग भी किया करती थी। तो अगर एहतजाज का मतलब पार्लियामेंट को तमाशा बनाना है या असम्बली को तमाशा बनाना है, तो फिर तो ये तमाशा नून लीग ने भी बहुत बनाया है और आइंदा भी बनाएगी, तो फिर क्या उन्हें भी नाअहल कर दिया जाएगा। तो क्रिटिसिज्म मलिक अहमद खान पर इस वक्त बहुत हो रहा है, और बाहर से तो वो तो जो हो रहा है उनकी अपनी पार्टी के अंदर से भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि नहीं होना चाहिए था। और मलिक अहमद खान इस मामले में मलिक अहमद खान पर क्रिटिसिज्म का मतलब मरीम नवाज़ पर क्रिटिसिज्म ही है, क्योंकि मलिक अहमद खान ने यह फैसला खुद नहीं किया। ये हो नहीं सकता कि वो चीफ़ मिनिस्टर की कहे की मर्ज़ी के बगैर ये फैसला उन्होंने खुद से कर दिया हो और चीफ़ मिनिस्टर ने वो ये ना चाहती हूँ। एक और बात जो आसिफ जरदारी साहब के हवाले से मुसलसल चल रही है कि आसिफ जरदारी साहब पर दबाव है कि उन्हें अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए, और उनके खिलाफ साजिश बुनी जा रही है कि उन्हें जो है वो हटा दिया जाए। देखिए, एक बात तो तय है ना कि इम्पीचमेंट के ज़रिए तो आसिफ जरदारी को हटाना बहुत मुश्किल है, यानी उनको हटाए जाने का एक ही तरीका है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के लिए कोई नंबर चाहिए होता है, वरना आप जानते हैं कि एक लम्हा बर्दाश्त ना करते जो इनके सदर थे PTI के डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनको एक लम्हा बर्दाश्त ना किया जाता, लेकिन चूंकि उनको हटाया जा सकता नहीं था इसलिए उन्हें हटाया नहीं जा सका। तो टेक ओवर्स के ज़रिए तो हटाया नहीं जा सकता सदर को। इम्पीचमेंट एक वाहिद रास्ता, उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। पीपल्स पार्टी अगर हट जाए तो 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत के पास पीपल्स पार्टी के साथ 2/3 अक्सरियत है, उसके बगैर नहीं है। तो ये तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हाँ, अगर PTI मिल जाए हुकूमत के नून लीग के साथ सदर को हटाने के लिए, फिर ये हो सकता है, लेकिन क्या PTI मिलेगी? मेरा नहीं ख्याल। तो इम्पीचमेंट के ज़रिए तो नहीं हटाया जा सकता। हाँ, उन्हें कन्विंस करके, मजबूर करके, दबाव डाल के हटाया जा सकता है कि ठीक है, आसिफ जरदारी खुद ही ओहदा छोड़ दें, उनको इतना दबाव में ले आया जाए, उनको इतना मजबूर कर दिया जाए, वो अपने बेटे की सियासी जो मुस्तकबिल है उसको बचाने के लिए कुर्बानी दे दें, कहें हाँ यार ठीक है, अगर अब मैं सींग फंसाऊंगा तो मेरे बेटे के लिए सियासत करना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बनना मुश्किल हो जाएगा, तो चलो मैं सींग नहीं फंसाता, बात मान जाता हूँ, दबाव कबूल कर लेता हूँ, हट जाता हूँ, ताकि बिलावल साहब का आगे रास्ता बरकरार रहे। लेकिन क्यों आसिफ जरदारी साहब पर क्यों दबाव होगा? अगर उन्हें हटाना मकसूद है तो क्यों दबाव डाला जा रहा होगा? तो उसकी ज़ाहिर है कुछ वजूहात हो सकती हैं। एक तो वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने जब जब इनकार किया है अभी मुस्तकबिल करीब में, जिन बातों पर इनकार किया है बात मानने से, उनके लिए दबाव हो सकता है। उसमें से एक यह है कि हुकूमत का हिस्सा बने, वजारतें ले लें, लेकिन पीपल्स पार्टी इनकार करती आ रही है कि हम जी वजारतें नहीं लेंगे। तो एक तो ये दबाव हो सकता है कि भाई वजारतें लो, हुकूमत का हिस्सा बनो, नहीं तो घर जाओ, फिर सदारत भी छोड़ो। एक तो ये दबाव इस बात पर हो सकता है क्योंकि पिछले दिनों भी ये खबरें चली थी कि नून लीग पीपल्स पार्टी को राज़ी कर लिया गया है कि वो वजारतें कबूल करे, लेकिन बाद में फिर उनके कुछ रहनुमाओं ने आकर इनकार कर दिया और कहा कि जी हम ऐसी तो कोई बात नहीं है, अभी तक हमारे यहाँ तो ये डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन जो मेन लीडरशिप है, जो बड़ी टॉप लीडरशिप है, जिसमें खुद बिलावल साहब हैं, उन्होंने अभी तक इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड नहीं किया कि वो वजारतें ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो अगर वो रिस्पॉन्ड कर दें तो फिर साफ़ हो जाएगा। लेकिन कहीं तो जाहिर है ऐसी बात कि वो वजारतें लेने से इनकार कर रहे हैं और अब तक करते चले आए हैं, तो उन पर यह दबाव हो सकता है कि भाई ये खाली नून लीग के ऊपर सारा वज़न ना डालो, अगर इतने मज़े कर रहे हैं, आईनी ओहदे रखने हैं, तो फिर हुकूमत का बोझ भी उठाओ, ताकि हुकूमत के ऊपर एक वज़न आ जाए, हुकूमत का एक वज़न बन जाए। तो एक ये वजह हो सकती है। दूसरा जो है वो नहरों वाला मामला था, जिसे पीपल्स पार्टी इनकार करती चली आ रही थी, दबाव डाला, क्रेडिट लिया कि हमने नहरों का मामला ख़त्म कराया। एक ये दबाव उनके ऊपर हो सकता है, इसलिए जरदारी साहब को हटाया जाना मकसूद हो सकता है। फिर
आप ये देखिए कि एक चीज़ ये हो सकती है कि फाटा की आजकल बात फिर से चली है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा से हटा के दोबारा वफाक के इंतज़ाम में कर दिया जाए। उसके लिए 27वीं तरमीम की ज़रूरत है। 27वीं तरमीम में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाने का इम्कान है जिस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर पीपल्स पार्टी पीछे हट सकती है कि जी हम ये तो 27वीं तरमीम में नहीं मान सकते। तो 27वीं तरमीम बुनियादी तौर पर वजह हो सकती है आसिफ जरदारी को दबाव में लाने के लिए कि भाई 27वीं तरमीम होनी है और उसमें ये चीज़ें लाजमी चाहिए, ये करना है। तो उस दबाव में उस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के ऊपर एक दबाव हो सकता है। और एक चीज़ और हो सकती है और वो ये है कि क्योंकि 27वीं तरमीम ज़हन में रखिएगा कि इस निज़ाम को मज़ीद काबू करने के लिए 27वीं तरमीम की ज़रूरत है, अदालतों को मज़ीद मुट्ठी में लाने के लिए, निज़ाम को मज़ीद काबू करने के लिए और ताकतवरों को मज़ीद ताकतवर करने के लिए 27वीं तरमीम ज़रूरी है। और उसके लिए जो है वो पीपल्स पार्टी का साथ होना ज़रूरी है। दायरा फिर ही 2/3 अक्सरियत मुकम्मल होती है। और इसके अलावा एक चीज़ ये हो सकती है कि बिलावल साहब जो हैं उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाना जो है वो मकसूद हो सकता है। यानी पीपल्स पार्टी के ऊपर ये दबाव हो सकता है कि पीटीआई को फारिग करो और पीपल्स पार्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाए। अब पीपल्स पार्टी को इसमें कोई एतराज़ तो नहीं होगा बिलावल साहब को कि वो अपोजिशन लीडर बने, लेकिन बिलावल साहब के लिए ये ज़रूर मसला है कि ये नहीं हो सकता कि बिलावल अपोजिशन लीडर भी हों और उनके वालिद साहब सदर पाकिस्तान भी हों। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो हो सकता है कि उनके ऊपर ये दबाव हो कि बिलावल साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाएं, क्योंकि पीटीआई हमें नहीं लीडर ऑफ द अपोजिशन चाहिए। तो बिलावल साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाएं, लेकिन जरदारी साहब अपना ओहदा छोड़ दें, वो वहाँ पर कोई और बंदा फिट कर देंगे, कोई और पार्टी का आ जाएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीडर ऑफ द अपोजिशन बिलावल का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि बिलावल भी इसमें इंटरेस्टेड हों कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाएँ, इससे वो ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाएंगे और अगली मरतबा उनका वज़ीर-ए-आज़म बनने का इम्कान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होता है वो वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब भी अपोजिशन लीडर थे और बाद में फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो बिलावल के लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने। इससे भी पीटीआई को वो मज़ीद अंडरमाइन हो जाएगी, पीटीआई मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी और ख़ुद वो, और उससे कुछ और फ़ायदे भी हो जाएंगे। मसलन सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी का लगाने का सिस्टम को मौका मिलेगा और ये निज़ाम आइंदा कई साल के लिए फिर यरगमाल बना लिया जाएगा और ये फिर मुट्ठी में आ जाएगा। यानी आप सोचिए कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का अपना होना कितना ज़रूरी है इस निज़ाम पर काबू करने के लिए, ये सिकंदर सुल्तान राजा ने साबित करके दिखाया है। अगर सिकंदर सुल्तान राजा की जगह कोई और ऐसा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आ गया जो अपनी मर्ज़ी से फैसले करने लगा या हर बात में को मानने से इनकार करने लगा या कुछ बातों में कहने लगा कि ठीक है कुछ मैं मान जाता हूँ, कुछ को इनकार कर देता हूँ, तो सिस्टम को तो ऐसा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सूट नहीं करता। ऐसा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए बिलावल साहब का अपोजिशन लीडर होना और हुकूमत का और एक पेज पर होना बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है कि ये दबाव इसलिए हो और कहा जा रहा हो कि बिलावल अपोजिशन लीडर बन जाएं और जरदारी साहब जो हैं वो ये ओहदा छोड़ दें और बिलावल को ये अहम ज़िम्मेदारी जो है वो अपोजिशन लीडर की दे दें, क्योंकि अपोजिशन लीडर अपना होना, देखिए आप पिछले असम्बली में क्या था, राजा रियाज अपोजिशन लीडर थे तो हुकूमत को कोई मुश्किल पेश नहीं आई। बहुत सारे आईनी मामलात में अपोजिशन लीडर का एक रोल होता है, तो अपोजिशन लीडर का अगर हाथ में होना बड़ा ज़रूरी है ताकि तमाम आईनी ओहदों पर अपने बंदे लगाए जा सकें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फैसल चौधरी साहब जो तजवीज़ दे रहे हैं वो आगे बढ़ने का एक रास्ता है, वे फॉरवर्ड बता रहे हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं कि भाई ये निज़ाम ऐसे तो चल नहीं सकता, और ये बात ठीक है। मैं फैसल चौधरी को इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी बातों से इत्तफाक करता हूँ, ये जो उन्होंने बात की है। देखें वो ये कहते हैं निज़ाम ऐसे तो चल नहीं सकता, जैसे चल रहा है ऐसे तो नहीं चल सकता। कितना अर्सा आप चला लेंगे, कितना अर्सा खींच लेंगे, बिल आखिर इसको दुरुस्त तो करना पड़ेगा, बिल आखिर इसका मसला तो हल करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि उन्होंने जो तजावीज़ दी हैं उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के सीनियर तरीन जो पॉलिटिशियंस हैं वो सर जोड़ के बैठ जाएँ। उसमें नवाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, इमरान खान को भी ऑन बोर्ड लाया जाए। ये 3 वो शख्सियात हैं, और मौलाना फजल रहमान भी, और भी 1-2 लोगों को डाला जा सकता है, लेकिन कम से कम ये 4 शख्सियात ऐसी हैं कि जो बैठ जाएं और बैठ के अगर 4-5 चीज़ों पर इत्तेफाक कर लें तो आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। माजी को हम एक साइड पर रख सकते हैं, मसलन उसमें से एक ये है कि आइन की असल रूह के मुताबिक बहाली और अमल दरामद, यानी इस बात पर इत्तेफाक राय हो जाए कि भाई ये जो आइन के साथ खिलवाड़ हुआ है ये वाकई गलत हुआ है। जो इमरान खान ने किया था वो गलत किया होगा, जो पीपल्स पार्टी ने किया है वो गलत है, जो इन्होंने किया है वो गलत है, जो नून लीग ने किया है, जो 26वीं तरमीम हुई है गलत है। तो इस पर सब बैठ जाएं और कहें कि 26वीं तरमीम का खात्मा और आइन की असल रूह में बहाली ये कर दें और सब सियासी जमातें अपना अपना जोर लगाएं, भाई जो जीते वो आ जाया करें।
तो ठीक है, इस दफ़ा पीटीआई आ जाएगी अगले इलेक्शन में, उससे अगली दफ़ा नून लीग आ जाएगी, उससे अगली दफ़ा पीपल्स पार्टी आ जाएगी, या पहले पीपल्स पार्टी आ जाएगी फिर नून लीग आ जाएगी। ये फिर अपनी अपनी हिम्मत पर है। अगर सब इस पर बैठ के इत्तफाक कर लें कि भाई ठीक है, हम से नो टू फॉर्म 47, से नो टू फॉर्म 47, हम 47 को इनकार करते हैं, हम अपना ओरिजिनल फॉर्म 45 पे इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी अपनी हिम्मत कर लें और आइन को असल शक्ल में बहाल करें इस मुल्क के साथ अगर भला करना है तो। इस पर अगर सारे इत्तफाक कर लें और थोड़ा सा सियासी रिस्क ले लें कि ठीक है यार, जो जीते वो आ जाए, हम अगर अपोजिशन में होंगे तो कोई बात नहीं, दिल बड़ा करते हैं, अपोजिशन में बैठेंगे, कोई मसला नहीं, इस बात को कबूल कर लें तो आगे बढ़ा जा सकता है। फिर दूसरा वो कहते हैं कि एक आज़ाद, खुद मुख्तार और बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन का क़याम, ताकि शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात यकीनी बनाए जा सकें। हुकूमत और अपोजिशन, सारी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि यार आखिर कब तक ये चलाया जा सकता है। इस दफ़ा हमने ज़ोर लगा के आपको हरा दिया, अगली दफ़ा आप हमें ज़ोर लगा के हरा देंगे, फिर अगली दफ़ा कोई और ज़ोर लगाएगा, कोई और जीत जाएगा। और हर वक्त ये ज़ोर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए लगाना पड़ेगा, अपनी दाढ़ी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में देनी पड़ेगी। तो कब तक ऐसा, कब तक चलेगा? तो बैठ जाएं और कहें कि ठीक है, एक आज़ाद, खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन हो, कोई इंटरवीन नहीं करेगा, आपस में बैठ जाएं और देखें ये इत्तफाक़ राय हो सकता है, इत्तफाक़ राय हो जाए। ये 5 चीज़ें बिल्कुल सही कहा है फैसल चौधरी ने। तीसरी चीज़ वो कहते हैं अदलिया की खुद मुख्तारी की बहाली, खासतौर पर 26वीं तरमीम के खात्मे या इस्लाहात के ज़रिए। ये तो वही है जो पहला नुक्ता है, इसी में आ जाएगा। जो अगली बात ये है, वो कहते हैं तमाम सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमात का खात्मा, पॉलिटिकल वेंडेटा छोड़ दें, सियासी मुकदमात का खात्मा करें, हर एक को सियासत करने का हक़ हो। जेनुअनली अगर कोई किसी पर मुकदमा बनता है तो बनाया जाए, अदरवाइज सियासी मुकदमात ना बनाया जाए। और अदलिया की खुद मुख्तारी की बहाली, ख़ास तौर पर 26वीं तरमीम के खात्मे या इस्लाहात के ज़रिए अदलिया की खुद मुख्तारी की बहाली। बेसिकली तो 3 पॉइंट उनके अदलिया से मुतालिक हैं, एक इलेक्शन कमीशन से मुतालिक है, एक जो है वो इंतखाबात के साफ शफाफ होने। हाँ बिल्कुल आखिरी पॉइंट वो ये कहते हैं, सबसे बढ़कर आखिरी पॉइंट, फ़ौजी मुदाखलत का हमेशा के लिए मुस्तरद करने का कौमी अहद। यानी आप ये अहद करें कि आइंदा जो भी इलेक्शन लड़ना है अपने बलबूते पर लड़ना है, इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत नहीं लेनी, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में अपनी दाढ़ी नहीं देनी, उनके ज़रिए से इलेक्शन नहीं लड़ना, उनके ज़रिए से मनूवरिंग और मैनिपुलेशंस नहीं करनी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उनके ज़रिए नहीं करानी। इस बात पर इत्तफाक़ राय हो जाए तो ये 4 ही नुक्ते बनते हैं बेसिकली, अदलिया की बहाली, आइन की बहाली, उसके अलावा आज़ाद इलेक्शन कमीशन का क़याम, और इसके अलावा सियासी मुकदमात का ख़ात्मा, और चौथा नुक्ता ये कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल का से इनकार और उससे एक्सेप्टेंस जो है उसका ना होना। ये 4 निकात बनते हैं। और अगर वाकई ये 4 निकात पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कंसेंसस कर लें, मिल बैठें, इत्तफाक़ राय हो जाए, तो यही आगे बढ़ने का रास्ता है। इससे पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी भी आगे बढ़ेंगी, जमहूरियत भी आगे बढ़ेगी, निज़ाम आगे बढ़ने लगेगा। बहुत ही मुनासिब तजावीज़ हैं और मैं समझता हूँ कि काबिल अमल भी हैं। ये काबिल अमल तजावीज़ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक पेज पर बैठना है, अगर सब बैठ जाएं दिल बड़ा करके तो रास्ता निकाला जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।